जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। फिलहाल ये क्लास दूसरा है। बीपीएससी टीआरई 4 जो भी दे रहे हैं, पीआरटी आप दे रहे हैं। पीआरटी वालों के लिए तो बल्ले-बल्ले है, जो भी 1 टू 5 के शिक्षक बनने वाले हैं, छठी से 8वीं में। जीएस का सेक्शन आपके लिए लाभदायक होगा और जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वो तो हाईली प्रोफाइल है, उनके लिए भी काम आ जाएगा। तो कक्षा 6वीं क्लास 6 बिहार सरकार, बिहार बोर्ड की ये अतीत से वर्तमान इस बुक का आज चैप्टर 2 पढ़ाएँगे। पहला चैप्टर आपने नहीं देखा है, तो आप क्लास 6 का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, जितने भी साथी इस वीडियो को देखे हैं, शायद पसंद आया होगा। मैं फिर बोल दूँ, ये क्लास 2 मज़ेदार क्लास होगा, इसमें से लगभग 5-10 प्रश्न बनते हैं और बनना भी चाहिए। बनाने वाले यहीं से प्रश्न बनाएँगे, तो बहुत बढ़िया से आप क्लास करें और ये चैप्टर क्या होगा, ये आप खुद देख लीजिए। ये चैप्टर का नाम ही है क्या, अब और कहाँ और कैसे। आपको लगता होगा ये क्या बातें हैं? पहले तो आपके बचपन के दिन याद आ जाएँगे। बिल्कुल 100% कि आप बचपन में थे, लेकिन बचपन का समय बीत चुका है, आप युवा हो गए, नौकरी की तलाश में हैं, तो अब ऐसे पढ़ना होगा जिससे कि आपका काम हो जाए। ये 10 पेज का लगभग मैं फिर बता दूँ, क्लास लंबा होगा लेकिन लंबा लगेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाएँगे ऐसा, कहानी के रूप में आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? बिंदास बने रहिएगा। कुछ त्रुटि हो जाए, तो क्षम्य भी कर दीजिएगा, चूँकि पढ़ाना आसान नहीं होता है। चलिए, ये किताब आप ले लीजिएगा, ठीक है? अभी समय है आपके पास, खरीद लीजिएगा, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। जाइएगा, बिहार सरकार वाली बुक है और बाद बाकी आपको एक चीज़ हम बता दें, मैंने आपके लिए कुछ काम भी किया है। यहाँ दिखाई देगा 10 पेज का मैंने ये अध्याय 2 का मैंने अपने हैंड रिटेन अच्छा से मैंने लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए। दिखाई देगा, ठीक है? ये आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको सब बता दूँगा, ठीक है? आप बस बने रहिएगा, इसको हम बता देंगे कहाँ आपको ले लीजिएगा आप, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम दे देंगे। मेहनत किए आपके लिए, ठीक है? लिख-लिख के और आपको पढ़ना किताब नहीं भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे, तो आपका नोट्स बन गया, यानी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिए। चूँकि यहाँ हम पढ़ाएँगे, इसके बाद 10 पेज का हम नोट्स देंगे, अध्याय 2 आपका खत्म है, तो रिवीज़न करने में आसान होगा, ठीक है? सब हम बता देंगे, बस आप बने रहिएगा। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको हम स्टार्ट करने से पहले ठीक है, दिखाई देगा? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं क्वालिटी देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूँ जिनको नहीं पता है, मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप सभी के लिए इतना स्टार्टिंग में बता दूँ, आप बीपीएससी टीआरई 4 दे रहे हैं, तो इसमें आपको 100% ये काम आएगा। माता रानी जो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा हो आ जाए। आप जाने भगवान, इसमें आपको पता है 1 से लेके कहीं तक आप किसी भी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं, 10वीं कहीं भी, इसमें आपका जीएस का सेक्शन होगा। जनरल स्टडीज़ इसमें सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, करंट अफेयर, मैथ, रीज़निंग सब होगा। तो पीआरटी वाले जो भी हैं 1 टू 5 वाले 1 टू 5 वाले इसमें तो फुल कहें तो 120, चूँकि 30 नंबर का तो आपका क्या होता है मैं बता दूँ, 30 नंबर आपका वो क्वालीफाइंग नेचर होता है हिंदी इंग्लिश का। बाद बाकी 120 कहें तो पूरे जीएस सेक्शन होता है। जीएस ही होता है 1 टू 5 में, ठीक है? ये हम 1 टू 5 की बात हम की, 1 टू 5 वालों के लिए बल्ले-बल्ले। और जो भी टीजीटी में है, 9वीं 10वीं या पीजीटी में है, उसके लिए उसके लिए हम कहें 40 नंबर का पूछता है तो 40 नंबर के लिए भी ये काम आएगा। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें। सब बोलते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए। पढ़ना तो आप ही को होगा। पढ़िएगा तब ना, कि नहीं पढ़िएगा? आप वन लाइनर बनाइए, बहुत अच्छा-अच्छा बुक है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी समय है, किताब से दोस्ती कीजिए। हमें क्या ज़रूरत है बनाने का? इससे मुझे ही फ़ायदा हुआ है। ये नोट्स मेरा बनेगा और मुझे भी समझ में आया, याद हुआ और अपने बच्चों को मैं दूँगा। मैं अपने विद्यालय के अपने बच्चों को दे दूँगा, लेकिन आपको भी काम आ जाएगा। स्टार्ट करें हम, तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कल भी क्लास लिया था, फिर बता दें क्लास 6 वीडियो लंबा होगा, हम फिर बोल रहे हैं, जिनको भागना है भाग जाएँ। बिल्कुल भाग जाइएगा, चूँकि पढ़ने वालों को हम पढ़ाना चाहेंगे। क्लास 6 का हम आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। क्लास 6 को इतिहास पढ़ा रहे हैं और ये इतिहास कौन है भाई? बिहार सरकार वाली एससीईआरटी है। बिहार सरकार की एससीईआरटी बुक से हम आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आज जो है आज क्लास 2 होगा,
लेक्चर नंबर 2 क्लास 2 में अध्याय 2 हम आज खत्म करेंगे। इसके नोट्स भी आपको हम एप्लीकेशन पे दे देंगे, चूँकि मेरा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। नौकरी तक आप एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। नौकरी तक ये एप्लीकेशन 10,000 डाउनलोडिंग है, या प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, वहीं मिल जाएगा। फिलहाल अभी नहीं डाले हैं, अभी पहले पढ़ा देते हैं, इसके बाद ये पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए किताब दिखा दूँ, यही किताब है, यही किताब है, ठीक है? यही किताब से आपको हम पढ़ा रहे हैं। कक्षा 6वीं मुफ्त में मिलता है स्कूल में, अतीत से वर्तमान, ये क्लास 6 का है, और क्लास 6 में आपको हम सेकंड चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। सेकंड चैप्टर क्या है ये आप देख लीजिए, दिखाई देगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, फिर हम बोल दें यहाँ दिखाई देगा, कोई दिक्कत कि छोटा कर दिए, इसको बड़ा कर दिए, बताइए। चलिए, क्या, क्या, कब, कहाँ, मैं इसको थोड़ा मोटा कर लूँ। चलिए, क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी मानव, हम डीप में, आप बच्चे तो है नहीं, मुझे उम्मीद है बच्चे भी होंगे या कुछ ही समझ में आएगा। ये कहानी के माध्यम से ये बताया गया, एक बच्ची है अपने दीदी से पूछ रही है कि ये जो मानव का जन्म हुआ, कैसे हुआ, हम सब कैसे आए, हमारे पूर्वज कौन है, तो इसका जवाब इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, जहां से प्रश्न बनते हैं वहां से लेते हैं। ठीक है, ऊपर का कोई चीज नहीं, चलिए। हजारों साल पहले क्या हुआ था, या कैसे पता लगाए, हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता लगाइएगा, यानी कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो पता चलेगा, इतिहासकार बताएंगे, जो पुरातत्वविद है, जो खोज करते हैं। अब वो कहाँ से पता लगाएंगे, कहीं ना कहीं से उनको किताब मिल गया होगा। अब उस समय में तो किताब था नहीं, उस समय किताब तो था नहीं। अब कुछ किताबें भी मिले होंगे तो पांडुलिपि में, ताम्र पत्र पे लिखे हुए, भोज पत्र पे लिखे हुए, या कुछ अवशेष मिले होंगे, तो वहीं से पता चलता है। फिर भी हम पढ़ते हैं क्या हुआ, कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविजन या फिर अखबार की मदद लेते हैं। या आपको भी पता है बीते दिन कल क्या हुआ, ये कैसे पता चलेगा, टेलीविजन से, अखबार से। लेकिन बात है कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, यह हम अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? इतिहास से हम प्राप्त करते हैं। चूँकि 1000 साल पहले क्या हुआ, यह इतिहास ही हमें बता पाएगा, और इतिहास को जानना भी ज़रूरी है। और आपने अतीत को भी जानिए, आप अपने पूर्वज को भी जानिए, और आप में क्या कमी है, उसको भी जानिए, और सफलता में वो कमी न रहे, पढ़ते रहिए। ठीक है? चलिए। इसको छोटा कर लेते हैं, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। दिखाई देगा? दिखाई देगा। चलिए, यथा, हमारे पूर्वज कौन थे? वे कहाँ रहते थे? वे क्या खाते थे? यहाँ दिखाई देगा। कैसे कपड़ा पहनते थे? अतीत से लेके वर्तमान तक, अतीत से लेके वर्तमान तक की जानकारी हमें कौन बताता है? वो हमें इतिहास बताता है। और इतिहास का पिता कौन था? ये आपको भी पता है। इतिहास का पिता कौन था? तो हेरोडोटस, इसको भी याद कर लीजिए। इतिहास का पिता हेरोडोटस था। इतिहास का पिता, हिस्ट्री ऑफ फादर, हेरोडोटस था। ये सारे नोट्स में मैंने लिख दिया है, तो बिंदास रहें आप। ठीक है, सब आपको दे देंगे आपको हम। बस आप कहानी के रूप में इसको पढ़िए। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करते हैं? अध्ययन का जो काल निर्धारण कैसे करते हैं? चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अतीत से लेकर वर्तमान तक की विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को काल खंडों में बांटा गया है। मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ना या पढ़ा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इतिहास का मतलब जो बीता हुआ काल है, अतीत में जो घटनाएं घटी, वो इतिहास बताता है। लेकिन पढ़ने के लिए, अब मान लीजिए मैं चाहता तो कहीं कहीं से पढ़ा देता। मैं चैप्टर 1 क्यों पढ़ाया, फिर चैप्टर 2 क्यों पढ़ाया, चैप्टर 1 के बाद 1 के बाद 2 आता है, ये सिस्टमैटिक हुआ, क्रमानुसार हुआ। उसी प्रकार इतिहास को जब पढ़ते हैं तो उसको 3 खंड में बाँट देते हैं। प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में हम इसको बाँटते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में, है ना? उसको आसानी वाइज़ आप पढ़ लीजिएगा, और समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो इतिहास को पढ़ने के लिए 3 कालखंड, 3, सामान्यतः 3 कालखंड में निर्धारित करते हैं। कौन-कौन भैया? प्राचीन, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक, ये 3 कालखंड में हम पढ़ते हैं। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है
कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। चलिए, प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 700 से लेके इतना तक निर्धारित किया गया था। ये प्रश्न यहाँ नहीं बनता है, आगे पढ़ते हैं। बस पढ़िए, आप बोर मत होइएगा, लगेगा क्या पढ़ रहे हैं। कम से कम किताब खोल लीजिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सुन भी लीजिएगा, किताब पे ध्यान रखिए और मेरे साथ आप देखिए। कुछ समझ में आएगा और वाक़ई में आपको आगे, अभी स्टार्टिंग है ना, आपको आगे पता चलेगा कि वाक़ई में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आप बने तो रहिएगा। चलिए, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। खुश? इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य के आग एवं पहिया का उपयोग, आग का आविष्कार हुआ, पहिया का उपयोग हुआ, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांव एवं कस्बा कस्बाओं का विकास हुआ। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विश्व साम्राज्यों की स्थापना हुई। छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा, पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। अभी बस इतना बताया जा रहा है कि इतिहास प्राचीन से, प्राचीन काल में क्या हुआ, मतलब आग जो आज हम आग जलाते हैं, आज जो हम आग जलाते हैं, ये आग का खोज हुआ होगा, कौन काल में हुआ? आज जो मोटरसाइकिल चढ़ते हैं तो पहिया लगा होता है, चक्का लगा होता है, पहले उसका खोज हुआ होगा। फिर पशुपालन हुआ, पालने की कला हुई, मकान बनाए गए। तो इस सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। दिखाई देगा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, क्वालिटी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस जो पढ़ रहे हो उतना ही पढ़िएगा। 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 750 तक ये राज्य धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन, उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। यानी कहें तो 750 ईस्वी में जब ईस्वी स्टार्ट हो गया, ठीक है? ईस्वी स्टार्ट हो गया, उसी बीच में क्या हुआ 8वीं शताब्दी में, यानी मध्य मध्य में 8वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, 750 ईस्वी के बीच में राज्य धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगे। इसके बाद व्यापार, यहाँ से प्रश्न अभी नहीं पूछेगा, अभी बस पढ़ा रहे हैं। जहाँ से प्रश्न पूछेगा वहाँ आप ज़्यादा डिनोट करेंगे। 11वीं शताब्दी तक, यानी जब 11वीं शताब्दी आया तो संसाधन, उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा, चूँकि मुगल काल भी आ गए थे, है ना? भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के मध्य दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। यानी प्राचीन काल भी था, फिर मध्यकाल भी था, अब ये बताया जा रहा है। आधुनिक काल, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसको नोट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल का जो प्रारंभ है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछता है। आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल यानी खंड को, इतिहास पढ़ने में, इतिहास जो पढ़ते हैं इसको 3 खंड में बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो आधुनिक काल कब से शुरुआत हुआ? तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1700 से लेके 1700 से लेके 1800, 1800 ईस्वी, यही आपको कहें, ये जो है, ये आपका आधुनिक काल का प्रारंभ। आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से स्टार्ट हो गया था। 1700 से स्टार्ट हो गया था। 1700 से ईस्वी से स्टार्ट हो गया था, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार, नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा व्यवस्था, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी। आपको पता है ना कि अंग्रेज आ गए। अंग्रेज कब आए? मुगल काल का पतन हो गया, मुगल काल को हटाया गया, यानी आधुनिक काल की शुरुआत 1700 ईस्वी से शुरू हुआ, यानी 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। इसके बाद विदेशी शासक आ गए, यहाँ इन्होंने स्थापना किया। लेकिन जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी जब विदेशी शासक हमारे देश में आके यहाँ के संसाधन को लूट-खसोट के और यहीं पे राज करते थे, तो यही उपनिवेशवाद है। इसके अंतर्गत, उपनिवेशवाद का मतलब ये हुआ, इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश को किसी दूसरे कमज़ोर देश पे किसी दूसरे कमज़ोर देश पे अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करते थे। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जागी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं मतलब 1800, कहते हैं ना 1857 पहला स्वतंत्रता आंदोलन था, संघर्ष की लड़ाई में। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? तंग आके, विदेशी शासक से तंग आके
अंग्रेजों से परेशान होके अपने देश में चेतना जागा, राष्ट्रवाद की भावना जाग गया, इसके बाद लड़ाई लगी लगी और उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। वही बात लिखा हुआ है, 19वीं शताब्दी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 19वीं 19वीं का मतलब क्या हुआ? 19वीं शताब्दी का मतलब के उत्तरार्ध यानी बाद में, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी बात होगा कब? 1947 में आज़ाद हुआ, यानी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 1850 के बाद। 1850 ईस्वी के बाद क्या हुआ? देश में राष्ट्रवाद की भावना जाग गया और आज़ादी की लड़ाई में लगने लगे। भारत की इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नई संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही यही काल यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक काल का आरंभ कब हुआ? तो आप कहेंगे 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी उत्तरार्ध में स्टार्ट हुआ। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? मानव जाति, जो हम मानव समाज है, जो संगठित रहते हैं, सभ्य है। हम मानव क्या है? सभ्य है ना। और एशिया महादेश को सभ्य समाज कहा गया। एशिया महादेश के जो समाज है, मानव समाज, ये सभ्य होते हैं। तो प्रश्न कहाँ अभी भी नहीं बन रहा है, यहाँ देखिएगा धीरे धीरे। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? देखिए, पढ़ना तो आपको होगा। पढ़ाई किसी को आसान नहीं लगता है। पढ़ाई बिल्कुल आसान नहीं होता है और पढ़ने में मजा किसी को नहीं आता है। पढ़ाई आसान होता तो सब जॉब में होते। तो बहाली ही कम निकलता। बहाली आता है फिर भी छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना, अब कोई न कोई पढ़ रहा है, कोई न कोई बिल्कुल पढ़ रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वाकई में बताऊँ, मैं भूखा हूँ। अभी फिलहाल मुझे भूख लगा हुआ है, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। ये सोच के कि शायद आपको काम आ जाए, शायद। तो आपको मेरे साथ बैठना होगा। अपने पिता और माताजी को मत ठगिए। मुझे पता है आप कहीं न कहीं लॉज में होंगे या लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे। तो नींद से जागिए, उठिए, नींद को तोड़िए, गाना सुनिए, आँख में पानी मारिए, लेकिन पढ़ना होगा। तो मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? ठीक है? यहाँ से देखिए क्या-क्या बोलता है। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई सोर्स से मिलती है। इनमें से एक सोर्स अतीत में लिखी गई पुस्तकें से मिलती है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि मानव जाति का इतिहास कहाँ से पता चलेगा भाई? तो अतीत में लिखी गई पुस्तकों से भी मिलता है। सब मैंने नोट्स में लिख दिया है। ठीक है? इन पुस्तकों को हम ढूँढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएँ, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। कोई पूछेगा पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि एक प्रकार का किताब होता है। कैसा किताब भाई? तो ये पुरातत्व यानी अतीत में लिखा गया किताब, जो जिसको पांडुलिपि कहते थे। वह किताब जो हाथ से लिखे जाते थे। ठीक है? और इसी को हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि का मतलब क्या हुआ? जो हाथ से लिखे हुए किताब होते थे अतीत में, उसे पांडुलिपि कही जाती थी। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। ये ताड़पत्र क्या है? ये जो पौधा होते हैं, पेड़-पौधा, उसके जो बड़े छाल होते हैं, है ना? पत्ती होते थे, उस पे लिखे जाते थे। उस समय में, चूँकि उस समय में कॉपी या कागज़ का विकास तो हुआ नहीं था। मानव समाज सभ्य होता जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे लिखना सीख गया। मिलती थी बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो गया। कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। अब प्रश्न यहाँ से बनता है, नोट कीजिएगा साहब, नोट कीजिएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, ये वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्लीज़। अब देखिए आपके सामने प्रश्न क्या है? पटना, पहले तो इसको याद करिए, बिहार की राजधानी पटना। पटना का जो खुदा बख्श, इसको नोट कीजिए। पटना का जो खुदा बख्श, कोई पूछेगा खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है भाई? तो पटना में है। पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी है। और एक पालीगंज, पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। यानी यहाँ ये बताया गया, जो अभी भी कुछ पांडुलिपियां हैं जो पटना, खासकर पटना का जो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम खुदा बख्श लाइब्रेरी है। खुदा बख्श यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, अब ठीक है। नीचे एक लैपटॉप है, वहाँ पे दिखता है। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है, वहाँ पे आपको कुछ पांडुलिपियाँ मिलेंगे। और साथ में एक है पालीगंज, पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह, ये भी एक प्रकार का पुस्तकालय है। यहाँ भी आपको कुछ पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ बनेगा। ठीक है, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है और पालीगंज में एक लाइब्रेरी गोपाल नारायण सिंह करके पुस्तकालय है, वहाँ भी है। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त लिखित सोर्स में अनेक महाकाव्य, कविताएँ, नाटक आदि भी हैं। ऐसा नहीं कि इतिहास का मानव जाति का इतिहास का पता बस आपको किताब से ही मिलेगा। तो किताब में भी पांडुलिपि से मिल गया, इतना ही नहीं महाकाव्य जो महाभारत, रामायण लिखा गया, उससे भी पता चलता है। कुछ कविताएँ से, नाटक आदि से भी पता चलता है। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में लिखा गया है। पांडुलिपियाँ उस समय में क्या चीज़ में लिखा जाता था? संस्कृत में, कन्नड़ में, तमिल में, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, इस सब में पांडुलिपि लिखी जाती थी। तो मानव जाति का इतिहास का पता कहाँ चलता है? कौन से सोर्स है? तो आप बोलिएगा, बहुत सारे सोर्स है, उसमें एक पांडुलिपियाँ भी है, जो ताम्रपत्र, भोजपत्र पे लिखा जाता था, है ना? खुदा बख्श लाइब्रेरी, जिसमें पांडुलिपि रखा गया है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। इतना ही नहीं, पालीगंज में जो स्थित पुस्तकालय है, गोपाल नारायण सिंह, यहाँ भी कुछ पांडुलिपि को सुरक्षित रखा गया है। ये देखिए, आपको जो ये दिखाई देता होगा, शायद दिखाई देगा, ये क्या है ये एक प्रकार का आपको उस ज़माने का ताड़पत्र पे लिखी गई पांडुलिपि है। पांडुलिपि मतलब क्या है? कुछ लिखा गया है। ये ताड़पत्र है, इस पे लिखा गया, हाथ से लिखा गया है, इसीलिए इसे पांडुलिपि कहते थे। और ये अभिलेख है, कहते हैं ना अशोक के अभिलेख, है ना? अभिलेख, इससे भी पता चलता है मानव इतिहास का। चलिए, अब यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान दीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है भाई? अभिलेख पत्थर अथवा धातु, धातु मतलब मेटल, पत्थर अथवा धातु की सतहों पे नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण उत्कीर्ण किए होते थे। यानी मान लीजिए कोई पत्थर होगा, अभिलेख, कोई पत्थर हो गया या कोई धातु का चदरा हो गया, उसपे क्या होता था, नुकीले औजार से, उस समय पेन तो था नहीं, टाइपिंग होता नहीं था, तो नुकीले औजार से मान लीजिए लिख दिया गया नौकरी तक। आज से 1000 साल बाद अगर यूट्यूब रहेगा, तो मान लीजिए कोई देख सकता है, नौकरी तक कोई चैनल होगा, जिसने कक्षा 6वीं को पढ़ाया था, तो कैसे पता चलेगा? इससे भी पता चलेगा नौकरी तक चैनल के माध्यम से, आज से 1000 साल बाद, कि भैया उस ज़माने में यूट्यूब था। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एक यूट्यूब भी था। तो अभिलेख क्या है? पत्थर अथवा धातु, धातु के सतहों पे नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते थे। पांडुलिपि क्या था? हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखते थे, इसलिए उसको ताम्रपत्र पे लिखते थे, तो पांडुलिपि था। लेकिन जब पत्थर अथवा धातु पे लिखे होते थे, पत्थर या धातु पे, तो उसको हम अभिलेख बोलेंगे। अभिलेख भी मानव जाति के इतिहास को बताने में साक्ष्य है। इन अभिलेखों में राजाओं राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश, उपलब्धियां वर्णित, इन्हीं इन्हें वैसी जगहों पे लगाया जाता था। जहाँ अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। अच्छा लग रहा है? चलिए, किताब है, नोट्स बना दिए, आप पढ़िएगा। अब यहाँ आइए, इतना ही नहीं, तीसरा पॉइंट पे यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्रा और सिक्के आदि आदि आते हैं। आप जो भविष्य में जो जमीन के अंदर से मृद भांड निकला या मटका निकला, सिक्का निकला, हथियार निकला, औजार निकला या अवशेष निकले, वहां से भी पता चलता है कि हमारा मानव जाति का इतिहास कैसे शुरुआत हुआ, हम मानव जाति इस पृथ्वी पे कैसे आए। तो बस किताब या पांडुलिपि या अभिलेख से नहीं, पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, अवशेष हो गया, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, ये सब जो ज़मीन से निकला है, उससे भी पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। समझ में आ गया? चलिए, हमें तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता। ये वस्तुएँ पुरातात्विक सोर्स के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों का ज़मीन की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक अवशेष का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद किसको कहते हैं? जो इतिहास के बारे में जो पुरातात्विक अवशेष, जो वस्तुएँ मिलते हैं, देखिए ज़मीन के अंदर से निकला हुआ ये मृद भांड है ना? ये सिक्का है, उस समय का सिक्का है, जो ज़मीन से निकला है, और ये भी कुछ होगा। यहाँ पता नहीं चलेगा क्या लिखा है, ठीक है? तो आप कीजिएगा। तो पुरातात्विक सोच से भी पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। आगे बढ़े? चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा। हम आप ही के लिए नोट्स बनाए। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं किताब पढ़ के निकल लेता। लेकिन मुझे लगा इस चैप्टर से आपको नोट्स बनेंगे, तो मैं आपके लिए बनाया हूँ। चलिए, ध्यान रखिएगा, सब देंगे आपको। चलिए, अब प्रश्न बनेंगे यहाँ से। भैया, आप ध्यान से देखिएगा।
पुरातात्विक वस्तुओं में, पुरातात्विक का मतलब हुआ जो अतीत से मिला हुआ वस्तु है, जो ज़मीन से पता चला। और ये पुरातात्विक वस्तु के बारे में कौन बताते हैं? पुरातत्वविद बताते हैं, जिसको इतिहासकार बोलते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियाँ भी मिली है भाई। यानी जानवर का हड्डी मिला है ज़मीन से, पक्षी का मिला है, मछली मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन-कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। अतीत में कौन से दाना खाते थे, अनाज कौन, चावल, मटर पनीर क्या खाते थे, कौन-सा मछली खाते थे, ये कैसे पता चलेगा? इसका मतलब अतीत में कहीं न कहीं अतीत से पुरातत्वविद जो है, तो उनको मिला होगा, चावल मिला होगा, गेहूँ मिला होगा, जौ मिला होगा, वो सब पे प्रश्न बनेगा। उससे भी पता चलता है हमारे मानव इतिहास के बारे में। ठीक है? अब ये नोट पॉइंट इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता नहीं, बनेगा। ठीक है? चलिए, डॉक्टर स्पूनर एक पुरातत्वविद थे। उन्होंने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। यानी इसको आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर स्पूनर जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने पता लगाया, कुम्हार एक जगह है पटना में, वहां पे खुदाई करके क्या पता लगा भाई? सोना का बैल मिला है। तो आप समझ सकते हैं मगध साम्राज्य कितना उस समय उत्थान पे होगा। उस समाज के बारे में समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले। उस समय में जो राजमहल का जो स्तंभ होगा, वो निकला है खुदाई से। तो वहां से इतिहास का पता चलता है। चलिए, इस तरह पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य सोर्स आधार पे पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी इतिहासकार जो होते हैं, कैसे पता लगाएं मानव जाति का भाई? इतिहास के बारे में हम कैसे जान रहे हैं? तो उस समय के जो जो इतिहासकार होते हैं, वो पता कैसे लगा भाई? तो उनको भी कुछ ना कुछ मिला होगा। तो उन्होंने पांडुलिपि से पता लगा लिया, अभिलेख कहीं-कहीं से मिला है, अशोक के अभिलेख सब मिले हैं। सिक्का तो उस ज़माने में क्या धार्मिक चिन्ह होते थे, राज चिन्ह होते थे, उससे पता चला कि 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ, और पुरातत्व से संबंधित अन्य सोर्स से पता चला है। और इन्हीं सोर्स के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या भी करते हैं। समझ गए? चलिए, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्के मतलब क्या समझ गए? मान लीजिए अभी हमारे पास सिक्का है, भारत का सिक्का है मान लीजिए, है ना? 10 रुपया का मान लीजिए सिक्का है, उस पे क्या होता है? आप समझ सकते हैं, तो उस पे कुछ भी होता है। और मान लीजिए यही सिक्का अपने देश का अभी वाला सिक्का 1000 साल बाद मिलेगा, तो अभी का इतिहास पता चलेगा, है ना? तो वही बात है। सिक्के जो है शासकों, यानी शासक मतलब राजा, उस समय में सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिसपे राजकीय चिन्ह होते थे, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित, लिपि मतलब किसी भाषा में लिखी होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अच्छा लग रहा है? चलिए, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? बने हुए हैं ना आप? अच्छा लग रहा है ना आपको? लगेगा। अभी बस किताब के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और चूँकि आप समझ भी गए होंगे, और बाद बाकी हम नोट्स बना दिए तो पढ़ लीजिएगा। किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पढ़ा दिए, यहाँ नोट्स पढ़ लीजिए। खुदाई मतलब ज़मीन से जो खुदाई की है, ज़मीन के अंदर से मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय निर्धारण के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है, जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि, कार्बन 14, ये क्या है? मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में आप कहते हैं कि यह 10,000 साल पुराना है, ये कैसे पता लगा लिए? ये माइक है मान लीजिए, ये माइक 1000 साल बाद पता चलेगा कि आज से 2000 साल पहले ये माइक हुआ करता था, जिसमें मास्टर पढ़ाते थे तो डिजिटल पे जाता था। तो ये कैसे पता लगता था? यानी उसका समय का निर्धारण कैसे होता था कि 2000 साल पहले का, ये कैसे पता चला? यानी समय का निर्धारण पता चल गया कि 2000 साल पुराना ये माइक होगा। तो समय निर्धारण कैसे पता चला था? यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि किसी भी इतिहास के बारे में 2000 साल पुराना हो या किसी भी वस्तु का जो आयु निर्धारण होता है, या वस्तु 2000 साल पुराना है, ये कैसे पता चला?
तो एक पद्धति है जिस पद्धति का नाम है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि का है या कार्बन 14 पद्धति, दोनों नाम एक है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, किसी भी वस्तु का, किसी भी कालखंड का, किसी भी काल का पता लगता है, उसकी आयु का निर्धारण कैसे चलता है, कौन से विधि थे? तो बोलिएगा रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। इसी विधि से हम पता लगाते हैं वो वस्तु कितना साल पुराना है, ये घटनाएँ कब घटी थी, ये पता चलता है रेडियो कार्बन विधि से। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा। चलिए अब चलते हैं पॉइंट पे। अब रेडियो कार्बन विधि क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए, पढ़ना भी चाहिए भैया, कभी भूलेंगे नहीं। रेडियो कार्बन विधि कहिए या इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है C14, कार्बन 14। चलिए, तिथि निर्धारण, तिथि मतलब आयु सीमा, या यह वस्तु कब का है। कहते हैं ना इतना साल पहले का, तिथि निर्धारण कर देते हैं 2000 ईस्वी पूर्व। एक प्रश्न आपके मन में आ होगा, मैं उसको बता देता हूँ प्लीज। चलिए उसको बाद में लेते हैं, यहाँ लीजिए। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। यहाँ इतिहासकार नहीं कर रहा, इतिहासकार बस पता लगाता है। मान लीजिए खुदाई किया, खुदाई से कोई वस्तु निकला, इसके बाद वहाँ पे भौतिक शास्त्री यानी जो साइंटिस्ट आता है, फिजिक्स के ज्ञाता आते हैं और वो मशीन लगाता है। उस मशीन का नाम है भैया क्या? रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि से वो पता लगाएगा कि ये वस्तु कितने साल पुराना है। वही बात है। तो तिथि निर्धारण की यह काम कौन करता है? तो भौतिक शास्त्री करता है। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियो धर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। कोई भी पदार्थ होता है, उसमें क्या होता है? कार्बन 14 होता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे-छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं, तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसमें उसे खो देते हैं। इसके कहने का मतलब समझिए, कार्बन 14 ही क्यों पद्धति इस्तेमाल करते हैं? किसी भी वस्तु का आज से 2000 साल पहले क्या घटना घटा उस वस्तु के बारे में बताते हैं कि वस्तु 2000 साल पुराना है, तो रेडियो कार्बन विधि का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है हम मानव क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ ये बताया गया कि जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है या पशु या पौधा, सब क्या लेता है? जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, यानी जिंदा है, तो ऑक्सीजन लिए, उसी में कार्बन 14 भी हमारे में जाता होगा। तो जिस रूप में कार्बन 14 लेते हैं, तो मरने के बाद क्या होता है? उसी मात्रा में आप जब मर जाते हैं, जब आपको दफनाया जाता है, आप तो जला दिया, हम लोग के हिंदू में क्या होता है? जलाया जाता है, लेकिन उस ज़माने में दफनाया जाता था ज़मीन के नीचे। वो भी वहाँ से ही प्रश्न बनेगा, वो भी हम आएँगे। तो तो क्या होता है जब वो मर जाएँगे, जब ज़िंदा रहे मनुष्य या पशु या पौधा, तो जब साँस या कुछ भी होगा तो कार्बन 14 लेते हैं। तो कार्बन 14 तो लेते हैं, लेकिन मरने के बाद उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण क्या होता है? मरने के बाद उसे खो देते हैं, यानी धीरे-धीरे कार्बन 14 निकालते हैं। जब कोई मर जाता है, तब वो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पे खोता रहता है। और भौतिक शास्त्री, चूँकि भौतिक शास्त्री ही हैं, जो तिथि का निर्धारण करते हैं, वह कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। कोई भी जीव या कोई भी जीव या गेहूँ या जौ पता लगा कि मानव ने पहला अनाज कौन-सा यूज़ किया, मेहर-गढ़ से कौन-सा अनाज मिला, ये जो पता लगता है 6000 साल पहले की घटनाएँ घटी थी, तो ये कैसे पता चला? उसका तिथि निर्धारण भौतिक शास्त्री करता है। और कार्बन 14 कार्बन रेडियो कार्बन विधि कहिए या कार्बन 14 उस विधि के माध्यम से वो पता लगाते हैं, उस वस्तु का तिथि का निर्धारण होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि किसी भी वस्तु का जो भौतिक शास्त्री तिथि निर्धारण करते हैं, किसी कालखंड में घटनाएँ घटे हैं, तो वो रेडियो कार्बन विधि से। अब ये भी जान लीजिए आप, हम यही बताने वाले थे, यहाँ पहले पढ़िए आप। तिथियों का मतलब क्या होता है? आज जो मान लीजिए आज आज आप पढ़ रहे हैं 2025 ईस्वी है, ये ईस्वी है। ईस्वी का मतलब क्या हुआ? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी, ठीक है? और कहते हैं ना आज से 2000 साल पहले, कहते हैं आज से 2025 साल पहले, तो इसको कैसे लिखेंगे? ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हुआ? ये ईसा, ईस्वी मतलब ईसा, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह के पूर्व, जिसको हम बोलते हैं बीडी, बीसी, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह कब पैदा हुए? ईसा मसीह जब पैदा हुए, उसी दिन से ईस्वी स्टार्ट हुआ। इसीलिए मान लीजिए ईसा मसीह आज पैदा हुए, ठीक है? ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। तो जिससे जब वो पैदा हुए, उससे ही ईस्वी स्टार्ट हुआ। 1, 2, 3, 4 होते हुए आज 2025 ईस्वी चल रहा है।
और उससे पीछे जाएँगे पीछे, तो वो हो जाएगा क्या? इस ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जिसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, उसी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिखाई देगा? प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की जो गणना है विक्रम संवत और शक संवत के आधार पे होती थी। हमारे देश में क्या होता था? हमारे देश में विक्रम संवत और शक संवत के आधार पे तिथियों की गणना होती थी, आपको भी पता है। लेकिन अब पूरे विश्व में, अब जो वर्तमान युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, उस पूरे विश्व में एक ही मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। लेकिन आज के इस युग में, आज जो ग्लोबल है, आज जो पूरा विश्व एक गाँव हो गया है, इस युग में जो तिथि का निर्धारण चल रहा है, वो ईसा मसीह के जन्म से चलता है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना गया। इसमें क्या हुआ? ईसा मसीह के जीवन को शून्य माना गया। उनके जन्म के पूर्व के सभी तिथियों के अंग्रेजी में बीसी बीसी बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। यदि कहीं 2009 ईस्वी लिखा है, इसका मतलब हुआ 2009 एनो डोमिनी लिखा देखते हैं, तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वहीं 2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले की बात की जा रही है। समझ गए बात आप? चलिए इसको आप यहाँ दिखाते हैं, यहाँ आपको समझ में आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है ना, 0, इसका मतलब हुआ यहाँ पे ईसा मसीह, इसको माना गया ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के धर्म प्रवर्तक थे, यहाँ उनकी जन्म हुई। और इसके बाद इससे जो आगे बढ़ते हैं आप, 0 से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका ईस्वी होता है। अभी मान लीजिए 100 ईस्वी, 500, 1000, 1500, 2000, 2010, अभी क्या चल रहा है? 2025। तो 2025 क्या है? एडी। एडी मतलब क्या? इंग्लिश में एडी बोलते हैं और हिंदी में इसी को ईस्वी बोलते हैं। ईस्वी यानी ये हुआ 2025, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद अभी कैमा वर्ष चल रहा है? 2025, यानी ईसा मसीह का जन्म आज के डेट में कहें तो ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो गए? 2025वां साल चल रहा है। 2025वां साल चल रहा है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले कहते हैं ना 100 ईस्वी पूर्व, तो ये जो देख रहे हैं 100 बीसी, 500 बीसी, इसका मतलब हुआ ईसा, इसका बोलते हैं ईस्वी पूर्व हिंदी में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, पहले का ये है, यही लिखा हुआ है। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है। ईस्वी पूर्व को कहते हैं बीसी, बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ठीक है, यही बात लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। आप चलिए, बढ़िया क्लास लग रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है क्लास लंबा है, लेकिन क्लास लंबा है उतना ही बेहतरीन भी है। तो यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, तो मैंने उसको लेने का काम किया है। चलिए, भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत, ये जो अपना भारत देश है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये जो है, हम अभी फिलहाल बात किसकी कर रहे हैं भैया? इसकी बात करते हैं। ये ये क्या है भैया? ये अपना देश है। ये क्या है? ये अपना देश है। इसका मैंने ये बनाया है, मतलब मैंने इसको फोटो खींच के, ये जो अपना भारत का नक्शा है, ये जो अपना भारत का नक्शा है, इसके बारे में पूछ रहा है। भौगोलिक, भौगोलिक दृष्टि इसके क्या है? ये भारत का नक्शा देखो, अपना भारत देश, प्यारा सा देश, और बहुत भाग्यशाली है कि हम आप भारत देश में पैदा हुए थे। ये भारत देश है, आपको पता है। और इधर क्या है? इधर इसको बोलते हैं पश्चिम, बोलते हैं। पश्चिम में ही आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इधर हो गया पूरब का देश, जिधर बांग्लादेश है। और इधर हो गया उत्तर, जिधर आपको यहाँ क्या हिमालय पर्वत मिलता है। हिमालय पर्वत जो चाइना, चाइना और भारत को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है। और इधर आपका हो गया श्रीलंका, श्रीलंका हो गया। और नीचे हो गया दक्षिण,
भारत। इधर भी आपको समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। यानी भारत जो है, भारत एक प्रायद्वीप भी है। भारत क्या है? प्रायद्वीप है। ये भारत देश जो है, ये तीनों 3 क्षेत्र से, 3 पश्चिम, पूरब और दक्षिण 3 क्षेत्र से पानी यानी कि समुद्र, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। 3 क्षेत्र से भारत घिरा हुआ है, तो भारत एक प्रायद्वीप भी है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिए? चलिए। प्राचीन काल से लेके अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बाँटा गया है। भारत को कितने भागों में बाँटा गया? भारत को 4 भागों में बाँटा गया है। भारत को कितने भागों में बाँटा गया? 4 भागों में बाँटा गया है। आगे बढ़े, चलिए। पहला पहला यहाँ से प्रश्न बनता है आपको। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। अब आपको नक्शा पर लेके चलते हैं। ये जो नक्शा आपको मैंने दिखाया, क्यों दिखाया, क्या जरूरत है? ये जो भारत देश है, ये उत्तर है। उत्तर में क्या है? उत्तर उत्तर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब हो गया। तो उत्तर वाला भाग क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र है ना, यहाँ क्या है? हिमालय पर्वत है। यानी पर्वत से होते हुए हिमालय के शिखर तक, यानी पर्वतीय क्षेत्र होते हुए हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इधर दक्षिण क्षेत्र हो गया, पठारीय क्षेत्र, दक्षिण का पठार हो गया। तो यही सब बातें। और इसको बीचों बीच कौन बांटता है? बीचों बीच आपको विंध्य और सतपुड़ा, मैंने यहाँ देखिए बनाया भी है। विंध्य, ये जो मैंने बनाया है, क्यों बनाया है? ये जो ऐसे-ऐसे किया, ये क्या है? ये पहाड़ है। यहाँ 2 पहाड़ है, विंध्य और सतपुड़ा। ये दोनों पहाड़ी मिलके आपको भारत को 2 हिस्सों में बाँटता है। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में भारत को 2 हिस्सों में बाँटता है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है ना? पर्वतीय क्षेत्र है और इधर ये हो गया। और उत्तर क्षेत्र में क्या है? पर्वतीय भाग है, एक मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में क्या है? नदी। आपको सिंधु, गंगा और यमुना नदी है, जिसके कारण उपजाऊ, क्योंकि नदी के इर्द-गिर्द का इलाका क्या होगा? तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भाग, उत्तर ऊपर वाला भाग जो है, यह क्या है? यह उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है? चूँकि यहाँ नदी का प्रभाव है। सिंधु, गंगा, यमुना नदी है, जिसके कारण ये मैदानी भाग उपजाऊ होता था। और इसके नीचे आप कहें तो दक्षिण है, पठारीय क्षेत्र, जहाँ आपको नर्मदा नदी, ताप्ती नदी बहती थी यहाँ। और मैदानीय क्षेत्र, जहाँ पे कृष्णा कृष्णा, गंगा और गोदावरी होने के कारण यह क्षेत्र दक्षिण में मैदानी क्षेत्र होता था और उपजाऊ होता था। और इस क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ पे इसी क्षेत्र में क्या है? यहाँ जो भारत का नक्शा आप देखते हैं, यहाँ भारत, इसके बीचों बीच में क्या है? यहाँ भारत और यहाँ देखिए, यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो बीचों बीच में क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको पहाड़ सब मिलेगा, है ना? ये पहाड़ सब मिलेगा। चूँकि पहाड़ी भाग है, इसके बीचों बीच में क्या है? रास्ता निकल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए, हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। जैसे देखिए, मान लीजिए ये भी पहाड़ हुआ, ठीक है? ठीक है ना? और यहाँ भी पहाड़ है देखिए, और ये भी पहाड़ है, ठीक है? ये दोनों पहाड़ है और इसके बीच से क्या है? इसके बीच से मान लीजिए, इसके बीच से, या इसको ऐसे नहीं देखिए आप, इसको ऐसे देखिए। मान लीजिए इधर पहाड़ हो गया और इधर भी पहाड़ है, ठीक है? और बीचों बीच हम रास्ता निकाल देते हैं। ये बीचों बीच हम रास्ता निकाल देते हैं। तो बीचों बीच क्या है? ये रास्ता है, ठीक है? जब 2 पहाड़ी के बीच से रास्ता निकल जाए, उसी को हम बोलते हैं दर्रा, दर्रे बोलते हैं। यानी ये बीचों बीच रास्ता निकाल के इससे आवागमन होता था। आपको समझ में आ रहा है? 2 पहाड़ के बीच में जब रास्ता निकल जाए, उसको हम दर्रे बोलते थे, जिसको हिंदी में कहें तो रास्ता बोलते थे। आगे चलें? चलिए, तो 4 भागों में बाँटते हैं। यहाँ देखिए, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए थे। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊँ तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित थे। दूसरा भाग, उत्तर का मैदानी भाग, जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता था। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन था? तो उत्तरी क्षेत्र। उत्तर का जो मैदानी इलाका था, उत्तर का जो मैदानी इलाका जहाँ गंगा, जमुना, सिंधु नदी बहता था, तो वो क्षेत्र आपको उपजाऊ था, ये आप समझ सकते हैं। और एक भाग उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र जो था, जहाँ पे आपको कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूँ
ये सिक्किम जो ऐसे प्रदेश जो है वहां पे उत्तर पर्वतीय प्रदेश में मिलते थे। तीसरा देखिए साहब, तीसरा क्या बोलता है, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती थी। इस मार्ग में विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को, यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से विंध्य यहाँ ध्यान दीजिएगा, विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता था। तो आपसे बोलेगा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, एक प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त? आप जवाब देना, जो ये जो बीचों बीच है या उत्तरी भाग, इसको जो बीचों बीच कौन अलग करता था? तो विंध्य और सतपुरा, या बीचों बीच जो अलग, यानी भारत को दो भागों में विभक्त कौन करता था? तो कहिएगा ये विंध्य और सतपुरा की जो पहाड़ी थी, ये दोनों को अलग करता था। ठीक है, समझ गया? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, अब चौथा देखिए, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले। तो किसकी बात कर रहा है भाई? तो बात ये इसकी कर रहा है। ये देखिए, यहाँ गलती लिखा गया है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। यह जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ जो मतलब दक्षिण में भी क्या था, दक्षिण में भी यहाँ वाला भाग जो था, जो नदी के किनारे था, जो कृष्णा, गंगा नहीं होगा, ये गंगा नहीं होगा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, कावेरी होगा, सुधार कर लीजिएगा। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी के कारण यह क्षेत्र दक्षिण का मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होता था, और इधर दक्षिण में ही पठारी क्षेत्र होता था जहाँ पे नर्मदा और उत्तर में ताप्ती नदी बहता था। अच्छा लग रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है आपको? पढ़ाना वाकई में आसान नहीं, हम भी थक जाते हैं वाकई में, और आपको मैंने ये नोट्स में भी दे दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, कितना देर हो गया मैं चेक कर लूँ, ये वीडियो कितना लंबा हुआ है मैं उसको देख लेता हूँ। 47 मिनट हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं, क्लास आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वाकई में होता है, थोड़ा लगेगा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। चलिए, अब आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए, मैं विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा, वो उपमहाद्वीप के बारे में मैं इसमें लिख दूँ, ठीक है? उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, मैंने इसमें लिख दिया बढ़िया से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पे स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं, जैसे खैबर, बोलन एवं गोमल। इसको याद कर लीजिएगा। यह जो दर्रा है, दर्रा का मतलब क्या हुआ? रास्ता। दो दो पर्वत के बीच से जब रास्ता निकले, उसको हम दर्रा बोलते हैं। उसमें से दो तीन रास्ते थे, सभी रास्ता का नाम रखा गया, खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। अफगानिस्तान और ईरान कहाँ है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये भारत के पश्चिम में है। और आपको पता है, हिंदकुश पर्वत जो है, हिंदकुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी कहे तो भारत पाकिस्तान को एक साथ कर दीजिए, तो भारत पाकिस्तान को अलग करने वाला देश कौन है? कौन सा पहाड़, कौन सा पर्वत? तो हिंदकुश पर्वत, जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है। अब मान लीजिए हमको जाना है, भारत से जाना है अफगानिस्तान, तो कैसे जाएंगे? तो पहाड़ी इलाकों से जाएंगे, पहले जमाना में पहाड़ से जाते थे, पर्वतीय क्षेत्र से, तो एक रास्ता होता था, वो रास्ता जिसको हम दर्रा बोलते थे। तो इन्हीं दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान और ईरान से होता था। कोई आपसे बोलेगा आप किस महादेश में रहते हैं, तो आप बोलना हम एशिया महादेश में रहते हैं। और एशिया महादेश में टोटल कितने कंट्री है? तो 48 कंट्री है, 48 देश है। टोटल महाद्वीप का है, पूरे दुनिया में, विश्व में कितने महादेश या कितने महाद्वीप है? तो बोलिएगा 7 महाद्वीप है। कौन कौन भैया? पहले तो अपना एशिया, एशिया के बगल में काला, जो काला काले लोग होते हैं, अफ्रीका, इसके बगल में आ गया आपका यूरोप, 3 देश तो याद हो गया। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यानी जिसको ओशियाना भी कहते हैं। ये 7 महाद्वीप है, और उसी महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप का ही एक भाग है। जैसे मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश बाबू। और उप मुख्यमंत्री भी है, तो उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या हुआ? उसी से कटा हुआ, मुख्यमंत्री का दूसरा हाथ। समझ गए ना? तो महाद्वीप क्या? एशिया महादेश, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, और एशिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है कौन? भारत महाद्वीप। पाकिस्तान उपमहाद्वीप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, भारत विशाल है, इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप कहा है। तो उप मतलब महाद्वीप का ही हिस्सा, कौन? एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है
भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 4 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न बनते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। दर्रे पहाड़ियों के बीच से संकरे रास्ते होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हुआ? पहले पढ़िए। जहाँ लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों के सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। ये बात क्या कर रहा है भैया? ये उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। चलिए ले चलते हैं आपको। अब देखिए, ये आपको पता है ना, ये हो गया उत्तर, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। और आपसे क्या बोला? ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम में कौन सा जगह है? मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान में पड़ता है। और यहीं पे आपको 6000 साल पहले क्या हुआ? गेहूं गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला। गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला। सबसे पहले इसी अनाज को उपजाना लोग चालू किए थे 6000 ईस्वी पूर्व। जो उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक जगह है पाकिस्तान का मेहरगढ़, वहीं पे आपको गेहूं और जौ का पता चलता है। और ये सब इसमें मैंने लिख दिया है। आगे बढ़े। ठीक है, वही मैंने बोला है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहां लगभग 6000 ईस्वी पूर्व 6000 ईस्वी पूर्व में 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले लोगों ने सबसे पहले क्या किया? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़ बकरी, यहां से प्रश्न बनता है। गेहूं और जौ सबसे पहले कौन सा फसल सबसे पहले उगाना चालू किया? तो बोलिएगा गेहूं और जौ। कहाँ से पता चलता? मेहरगढ़, जो कि उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के यानी भारत के उत्तर पश्चिम में बसा एक मेहरगढ़, वहां से। और उसी समय में क्या हुआ? भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं का भी पालतू बना। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु, इसकी सहायक नदियां बनी। ये सब फालतू की बात है, आगे बढ़िए, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाज विभाजक रेखा है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में क्या है? विंध्य पर्वत, जिस विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी बोले हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भाग में बांटता है, वही बात लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत क्या है? विभाजन करता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पे लगभग 3000 साल पहले लोगों लोगों में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े-बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ये बात होगा 3000 साल पहले की बात है। आपको बता दें, 3000 साल पहले विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरी एक जगह है जहाँ पे आपको महापाषाणी संस्कृति मैंने सब दिया आपको। ये भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है। यहीं पे क्या होता है? आप देख लीजिए, भारत के दक्षिण में क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, मैंने लिखा है। इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे यहीं से पता चलता है, यहाँ से साक्ष्य पता चलता है कि उस समय में महापाषाणी मेरे साथ बोलिए, महापाषाणी संस्कृति का आरंभ हुआ। महापाषाणी संस्कृति का मतलब इस संस्कृति में क्या हुआ? इस समय में 3000 साल पहले क्या हुआ? उसी समय से पता चला कि नहीं, लोगों को दफना दो जमीन के अंदर, मरने के बाद, मृत होने के बाद जमीन के अंदर दफनाते थे। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से पता चला, महापाषाणी संस्कृति के माध्यम से, कि लोगों को दफनाया जाता था। देखिए आप इसको पढ़िए। वही विंध्य पर्वत जो भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में विभक्त करता है, विभाजक रेखा काम करता है विंध्य पर्वत। और यही विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल है, एक स्थल है जहाँ पे 3000 साल पहले लोगों को महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। और महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफना कर उसके चारों तरफ बड़े-बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ठीक है? अब देखिए, ये भी आपके लिए ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कर लीजिएगा। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित एक जगह है जिसको बोलते हैं
फोल्डी हवा मेरे साथ बोलिए, फोल्डी हवा। और दूसरा जगह का नाम है चोपानी मांडो, ये 2 जगह है। ऐसे स्थल है चोपानी मांडो और फोल्डी हवा, ऐसे 2 जगह है जहाँ से सबसे पहले पता लगा कि चावल यानी धान उपजाया जाता था। फोल्डी हवा, यहाँ से चावल का साक्ष्य कहाँ से पता लगा? चावल की खेती होती थी पुराने ज़माने में। ये कहाँ से पता चलता है? ये 2 जगह से पता चला। फोल्डी हवा फोल्डी हवा और चोपानी मांडो, ये 2 जगह से पता चला। और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले तो पता चला चावल ये धान जो उपजाया जाता था यहीं से पता चला। गेहूं और जौ के बारे में कहाँ से पता चला? मेहरगढ़, उत्तर पश्चिम का एक जगह मेहरगढ़ पाकिस्तान में। लेकिन चावल के बारे में बोले तो कोल्डी हवा। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जिस बिहार में हम रहते हैं, है ना, जिस बिहार प्रदेश में, इसको मगध पहले कहते थे। और मगध मगध ही पूरे भारत पे शासन करता था। और मगध ही पहला विश्व का पहला गणराज्य था। वैशाली कहते हैं ना, तो मगध के अंदर ही आता है। तो मगध कहाँ था? यह उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र था। भौगोलिक 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 रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप, कौन सा भाई? भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो बोलिएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश आते हैं। यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं गए। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री करते थे। समझ में आ रहा है? चलिए, और अब चलते हैं अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा। जिस देश में रहते हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। हम अपने देश हम अपने देश के लिए हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया इंडिया या भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, इंडस से निकला है, जिस संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने देश का नाम कहते हैं ना, इंडिया है, भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है। तो ये नाम कैसे आया? इस देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में जानिए। तो इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 साल पहले की बात है। उत्तर पश्चिम की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोज कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए साहब, आप यहाँ देखिए, आपको पता है ये उत्तर भाग है और ये पश्चिम भाग है। तो उत्तर पश्चिम, तो यहाँ आपको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ ईरान है, यूनान है। तो यहाँ से जब विदेशी आते थे और इंडिया में प्रवेश करते थे तो यहाँ एक नदी बहती थी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी को ही बोलते बोलते इंडोज बोलने लगे, सिंधु बोलने लगे, और होते होते लास्ट में इंडिया बोलने लगे। यही इसका कालक्रम है। समझिए बात को। फारसी में यही फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत जो है, भरत नामक मानव समूह के नाम पे पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए, यही आपका साक्ष्य था और आपका लास्ट में खत्म होता है। ये बताइए ये चैप्टर आपको कैसा लगा? और अंत में आपको बता दें, लगभग वीडियो 1 घंटा से ऊपर का हो गया। ये आपको मैं एप्लीकेशन पे डाल दूँगा। 10 से 11 पेज का है, अध्याय 2 क्लास 6 का है। ठीक है? फिलहाल आप ये क्लास 6 का जो है, ये हम आपको डाल देंगे। और क्लास 1 में क्वेश्चन नहीं था। जितने भी प्रश्न बनते मैंने इसके नोट्स दे दिए हैं। अच्छा लगे बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे फिर भी कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए सुधारेंगे। चूँकि मेरा प्रयास होता है आपको समझाएँ, याद करवाएँ, घर बैठे आपको दिक्कत नहीं हो और ये नोट्स आपके लाभदायक हो, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और अंत में एक चीज़ हम और कहेंगे, अंत में जाते-जाते और कहेंगे कि आप चैनल से जुड़ जाएँ। आप जिस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब 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 पे आप जो देख रहे हैं, ये नौकरी तक है, NAUKARI, नौकरी तक, स्पेस दीजिएगा। ठीक है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें, प्ले स्टोर, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोल लीजिएगा। प्ले स्टोर
प्ले स्टोर में आप यही नाम, यही सेम नौकरी तक डालिएगा, नौकरी तक डालेंगे 10 के, 10 के आपको दिखेगा, आराम से वहाँ पे कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं, तो स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, अपना नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर माँगेगा, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके पास हो, मोबाइल नंबर माँगेगा, इसके बाद आपका नाम पूछेगा तो नाम लिख दीजिएगा, नाम और साथ में जो भी ईमेल आईडी है, एक ईमेल आईडी, इसके बाद इसमें घुस जाइएगा, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।